इस लेक्चर के अंदर हम जीन जैक्यूस रूसो को डिस्कस करेंगे। रूसो के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं या फैक्ट्स हैं उनको हम कंप्लीट या फिर डिटेल तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। रूसो एक काफ़ी पॉपुलर थिंकर हुए 18th सेंचुरी के। उनका जन्म जो है वो 1712 में होता है और 1778 में उनकी डेथ हो जाती है। उनका जन्म जिनेवा में हुआ था। जिनेवा आपको पता ही होगा स्विट्जरलैंड में है। वो मॉडर्निटी के बहुत बड़े क्रिटिक हुए, मतलब कि जो मॉडर्नाइजेशन है या फिर जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसको वो क्रिटिसाइज करते थे। जैसे अगर मैं गांधी की बात करूं तो गांधी भी मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करते थे, तो रूसो भी मॉडर्निटी को काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे। वो कहते थे कि ये जो मॉडर्न टाइम्स है यहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम नहीं है बल्कि सिर्फ फ्रीडम का एक इल्यूजन है। उनका ये कहना था कि जो हमारा पहले का समय था वो बढ़िया था, लेकिन मॉडर्नाइजेशन ने क्या किया है, लोगों की फ्रीडम को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्टिस्ट थिंकर हैं, मतलब कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी देते हैं। उनका ये कहना था कि जो स्टेट है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाई गई है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी उनकी क्या थी वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उनको थिंकर ऑफ पैराडॉक्सिस भी कहा जाता है। थिंकर ऑफ पैराडॉक्सिस उनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी वो लिबरलिज्म की सपोर्ट करते हैं तो कभी वो सोशलिज्म की सपोर्ट कर देते हैं, कभी वो डेमोक्रेसी की सपोर्ट करते हैं तो कभी वो टोटलिटेरियनिज्म की भी सपोर्ट कर देते हैं। तो हमें उनकी फिलॉसफी के अंदर एक कॉन्ट्राडिक्शन या पैराडॉक्सिस देखने को मिलते हैं। उनके थॉट्स के अंदर, आइडियाज के अंदर हमें पैराडॉक्सिस देखने को मिलते हैं। कभी वो डेमोक्रेसी का समर्थन कर रहे हैं, कभी वो टोटलिटेरियनिज्म का समर्थन करने लग पड़ते हैं, कभी वो लिबरलिज्म का समर्थन करने लग पड़ते हैं, कभी वो सोशलिज्म की सपोर्ट करने लग पड़ते हैं। तो वो उनको हम थिंकर ऑफ पैराडॉक्सिस कहते हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने एक स्लोगन दिया, एक स्टेटमेंट दी, गो बैक टू नेचर। उन्होंने कहा कि हमें नेचर में वापस जाना चाहिए, गो बैक टू नेचर। क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन है, ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये जो मॉडर्निटी है, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये जो कैपिटलिज्म है, यहाँ पे लोगों की जो फ्रीडम है वो खत्म हो गई है। फ्रीडम का सिर्फ एक इल्यूजन बचा हुआ है, तो हमें वापस नेचर में जाना चाहिए। इसलिए उनका काफ़ी फेमस स्लोगन है गो बैक टू नेचर। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा एवरी वन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही आर शी इन चेन्स। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र पैदा होता है, हर व्यक्ति जो है वो फ्री पैदा होता है, लेकिन उसके बाद वो जो है वो चेन्स में आ जाता है, जंजीरों में आ जाता है। तो बेसिकली उनका यही कहना है कि ये जो मॉडर्नाइजेशन है, ये जो मॉडर्नाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कैपिटलिज्म है, यहाँ पे लोगों की फ्रीडम खत्म हो गई है, लोग चेन्स में आ गए हैं, जंजीरों में आ गए हैं। उसी के साथ साथ रूसो को इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था हमारा 1789 का, उसके इंटेलेक्चुअल फादर कौन थे, रूसो थे। रूसो को इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बड़ा फेमस स्लोगन दिया था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का। तो ये जो आपने सुना होगा ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो इन वैल्यूज के ऊपर जो है वो हुआ था, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के ऊपर। तो ये जो स्लोगन था ये रूसो ने दिया था। He was dissatisfied with modernization, industrialization and capitalism। मैंने आपको बताया वो मॉडर्नाइजेशन के साथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ और कैपिटलिज्म के साथ डिससेटिस्फाइड थे। वो पसंद नहीं करते थे मॉडर्नाइजेशन को, और साथ ही साथ वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के भी खिलाफ थे और कैपिटलिज्म को भी वो क्रिटिसाइज करते थे। वो कहते थे कि ये जो मॉडर्नाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है और ये जो कैपिटलिज्म है, इसने लोगों को जंजीरों में जकड़ के रख दिया है। फ्रीडम जैसी कुछ चीज़ नहीं है, फ्रीडम की सिर्फ एक इल्यूजन है। इसलिए वो चाहते थे कि नेचर में वापस जाना चाहिए, हेंस ही वांट्स टू गो बैक टू नेचर। उसी के साथ साथ कुछ फेमस बुक्स हैं जो अपने रूसो ने लिखी हैं, जो आपको याद रखनी है। तो रूसो ने कुछ फेमस बुक्स लिखी हुई हैं, जैसे कि सबसे पहले डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी। यहाँ पे वो इनइक्वालिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि समाज के अंदर इनइक्वालिटी क्यों है। इसको हम आगे भी समझेंगे कि इनइक्वालिटी को किस तरीके से वो क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ साथ उनकी सेकंड बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इसको हम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट भी कहते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अपनी थियरी देते हैं। उसके बाद द कन्फेशंस, डायलॉग्स एंड रेवरीज, ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। और फोर्थ है द एमिले। एमिले जो है वो उनकी एजुकेशन के ऊपर किताब है, तो वो एजुकेशन के बारे में बताते हैं। लेकिन जो उनका एजुकेशन के ऊपर व्यू है वो बड़ा एक पैट्रियार्कल व्यू है, मतलब कि वो औरतों को एजुकेशन देने की बात नहीं करते हैं, वो लड़कियों को एजुकेशन देने की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि गर्ल्स के लिए कोई एजुकेशन नहीं होगी, उनको सिर्फ मेकअप की एजुकेशन दी जाएगी, मतलब कि उनको सजने संवरने की एजुकेशन दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, बाकी लड़कियों के पास एजुकेशन नहीं होगी। इसीलिए ये जो पैट्रियार्कल व्यू है रूसो का एजुकेशन के ऊपर कि लड़कियों के पास एजुकेशन नहीं है, उनको सजने संवरने की एजुकेशन दी जाएगी, एजुकेशन सिर्फ लड़कों को देनी है, इसको एक फेमिनिस्ट थिंकर है मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, वो क्रिटिसाइज करती हैं उनकी किताब विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन के अंदर।
तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट क्योंकि वो एक क्या बोलते हैं फेमिनिस्ट थिंकर है, तो वो क्रिटिसाइज करती है रूसो को, रूसो की जो किताब है द एमिले उसको, और जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि रूसो जो है वो लड़कियों को एजुकेशन नहीं देते हैं। तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है वो अपनी किताब विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन के अंदर रूसो को क्रिटिसाइज करने का काम करती है, क्योंकि उनका एक पैट्रियार्कल व्यू है एजुकेशन के ऊपर। तो आपको याद रखना है कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की किताब कौन सी थी, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन थी। एक और किताब है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की, वो है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन, और एक और किताब है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की मारिया, जो कि जिसको हम कहते हैं द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये कुछ बुक्स हैं जो कि रूसो के द्वारा लिखी गई हैं, और उसी के साथ साथ जो उनकी किताब है द एमिले ऑन एजुकेशन, उसको मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है अपनी किताब विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन के अंदर क्रिटिसाइज करने का काम करती हैं ड्यू टू हिज पैट्रियार्कल पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एजुकेशन। अब आइए डिस्कस करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बाय रूसो, मतलब कि रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या थी। तो रूसो की एक किताब थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इस किताब के अंदर जो है वो रूसो ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी। तो ये याद रखना है कि उसकी एक किताब थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी। सबसे पहले वो ह्यूमन नेचर की बात करता है। तो रूसो के अकॉर्डिंगली ह्यूमन नेचर कैसा है, मतलब कि इंसान कैसा होता है। तो सबसे पहले वो कहता है कि मैन इज इसेंशियली गुड। वो कहता है कि इंसान जो है वो बहुत अच्छा होता है। ही हैज फीलिंग ऑफ सेल्फ लव एज वेल एज सिंपैथी फॉर अदर्स। वो खुद से भी प्यार करता है, उसके अंदर सेल्फ लव की फीलिंग भी होती है, उसी के साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी सिंपैथी होती है, वो बाकी लोगों के बारे में भी सोचता है। तो वो खुद से भी प्यार करता है लेकिन बाकी लोगों के बारे में भी सोचता है। तो इंसान जो है वो अच्छा होता है, इसेंशियली गुड होता है। तो बेसिकली उन्होंने एक पॉजिटिव ह्यूमन नेचर दिया। जैसे अगर मैं थॉमस हॉब्स की बात करूं तो उन्होंने कहा था कि इंसान जो है सेल्फिश होता है, ब्रूटिश होता है, एब्रेशियस होता है। तो थॉमस हॉब्स ने एक बैड ह्यूमन नेचर दिया था, लेकिन जीन जैक्यूस रूसो ने जो है वो एक पॉजिटिव और एक गुड ह्यूमन नेचर बताया है। उसके बाद स्टेट ऑफ नेचर कैसा था रूसो का। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब ये हुआ कि जब स्टेट नहीं हुआ करती थी। तो स्टेट ऑफ नेचर का मतलब हुआ कि वो टाइम जब मॉडर्नाइजेशन नहीं था, या फिर जब स्टेट नहीं थी, या फिर सो कॉल्ड सिविलाइजेशन उस वक्त नहीं थी। मतलब आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे मॉडर्नाइजेशन है, सो कॉल्ड सिविलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कैपिटलिज्म है, राइट। उसी के साथ साथ हम देखते हैं इस टाइम पे स्टेट है। लेकिन स्टेट ऑफ नेचर का मतलब ये है कि जब स्टेट नहीं हुआ करती थी, जब राज्य नहीं हुआ करता था, गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ करती थी, उस टाइम को स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता है। तो उसने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर जो था ना वो स्टेट ऑफ ब्लिस था प्लस परफेक्ट हैप्पीनेस। मतलब कि वो कहता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर था वहां पे परफेक्ट हैप्पीनेस थी, वहां पे सब बढ़िया बढ़िया था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सारे लोग खुश थे, स्टेट ऑफ ब्लिस प्रिवेल कर रहा था, परफेक्ट हैप्पीनेस थी लोगों के पास जब मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, जब स्टेट नहीं थी, राज्य नहीं था। उसने कहा कि इंसान काफी खुश था उस वक्त, बिकॉज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन विश। उस वक्त इंसान खुश था क्योंकि इंसान अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर रहा था। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि आज के टाइम पे जब मॉडर्नाइजेशन आ गई है तो आज इंसान अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है। तो वो कह रहा था कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो है इंसान अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से काम करता था। लेकिन उसने कहा कि जैसे ही इंसान के अंदर रीजन डेवलप हुआ, रीजन होता है सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, जब इंसान के अंदर रीजन डेवलप हुआ, तर्क करने की क्षमता डेवलप हुई, लॉजिक डेवलप हुआ, और साथ ही साथ जैसे ही मॉडर्नाइजेशन का एडवेंट हुआ, मतलब मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ, कंसेप्ट ऑफ माइन एंड थाइन प्रिवेल्ड। मतलब कि एक माइन और थाइन का कंसेप्ट प्रिवेल कर गया कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये घर मेरा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इंसान एक तरह की मोह माया में फंस गया। तो उसने कहा कि जैसे ही रीजन डेवलप हुआ, इंसान जब सोचने लगा, इंसान तर्क करने लगा, तो और साथ ही साथ जब मॉडर्नाइजेशन आई तो कंसेप्ट ऑफ माइन और थाइन प्रिवेल करने लगा। मतलब ये मेरा है, ये तेरा है। तो इंसान जो है वो सेल्फिश होने लगा, बहुत सेल्फिश होने लगा। उसने कहा मैन वॉज नोबल सैवेज एंड थिंकिंग मैन इज अ डिप्रेव्ड एनिमल। उसने कहा कि इंसान बहुत अच्छा हुआ करता था, नोबल सैवेज हुआ करता था, लेकिन जैसे ही इंसान ने सोचना शुरू किया तो वो एक डिप्रेव्ड एनिमल की तरह हो गया। मतलब कि डिप्रेव्ड एनिमल क्या होता है, वो एनिमल, वो जानवर जो कभी खुश ही नहीं होता है, जिसको जितना मिल जाता है फिर भी वो खुश नहीं है। तो इंसान एक डिप्रेव्ड एनिमल हो गया जब इंसान सोचने लगा। इंसान पहले नोबल सैवेज हुआ करता था, राइट। उसके बाद उसके अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, उसने कहा सिंस प्रेजेंट लाइफ इज नॉट लाइफ ऑफ हैप्पीनेस देयरफॉर रूसो सजेस्ट दैट मैन विल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। उसने कहा कि यार ये जो मॉडर्नाइजेशन आ गई
और उसी के साथ साथ उसने कहा कि जैसे ही मॉडर्नाइजेशन का एडवेंट हुआ, इंसान सोचने लगा, इंसान के अंदर रीजन डेवलप हुआ, तो क्या हुआ कि अब इंसान खुश नहीं है। अब ये जो टाइम चल रहा है, ये दौर चल रहा है, इससे इंसान खुश नहीं है। इसलिए इंसान क्या करेगा, इंसान कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब कि जितने भी लोग हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, राइट। उसके बाद उसने कहा कि इंसान के पास दो ऑप्शन है, लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो वो बैक टू नेचर चले जाएं, गो बैक टू नेचर, गो बैक टू स्टेट ऑफ नेचर, या फिर मेक चेंजेस इन प्रेजेंट सिस्टम। उसने कहा कि दोबारा से खुशी लाने के लिए, मतलब कि दोबारा से हैप्पीनेस तब प्रिवेल होगी, दोबारा से सब बढ़िया तब होगा जब इंसान स्टेट ऑफ नेचर में वापस चला जाए, मतलब स्टेट ऑफ नेचर में चला जाए, मॉडर्नाइजेशन के पहले चला जाए, स्टेट जब नहीं आई थी उसके पहले चला जाए, जब जहां पे सब खुश हुआ करते थे, जब लोग सोचते नहीं थे, रीजन डेवलप नहीं हुआ था, तब उस टाइम पे चला जाए इंसान। या फिर ये जो प्रेजेंट सिस्टम है, ये जो मॉडर्नाइजेशन का सिस्टम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिस्टम है, इसी के अंदर कुछ चेंजेस लाई जाए। उसने कहा गो बैक टू नेचर, गो बैक टू स्टेट ऑफ नेचर, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल। उसने कहा ये दोबारा स्टेट ऑफ नेचर में हम वापस नहीं जा सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन को अब हम मॉडर्नाइजेशन के पीछे नहीं जा सकते हैं। तो उसने कहा कि हमें प्रेजेंट सिस्टम के अंदर चेंजेस लानी होंगी। तो उसने कहा कि प्रेजेंट सिस्टम के अंदर हम चेंजेस लाएंगे, मतलब ये जो अभी का सिस्टम है इसके अंदर हमें चेंजेस लानी होंगी। वी कैन बी फ्री इफ वी एक्ट अकॉर्डिंग टू अवर रियल विल। उसने कहा कि हम तब खुश हो सकते हैं जब हम रियल विल के अकॉर्डिंगली काम करने लगें, अपनी रियल विल के अकॉर्डिंगली एक्ट करने लगें। विल दो तरह की होती है। रियल विल का क्या मतलब होगा, मैं आपको समझाता हूं। विल जो होती है दो तरह की होती है। विल क्या होता है, अंदर की आपकी मर्जी, इच्छा, राइट। तो विल दो तरह की होती है, एक रियल विल, एक एक्चुअल विल। जो रियल विल होती है ना, वो आपकी ओरिजिनल विल होती है, मतलब कि आपकी असली जो आपकी इच्छा होती है, आपकी असली विल जो होती है वो रियल विल होती है। और एक्चुअल विल क्या होती है, जो विल आपके ऊपर समाज के द्वारा इंपोज की जाती है। रियल विल के अंदर क्या होता है, आपके अंदर की ये विल है, आपके अंदर की असली ओरिजिनल विल है, राइट। तो ये जो स्टेट ऑफ नेचर था, जहां पे इंसान खुश था, वहां पे इंसान रियल विल के अकॉर्डिंगली एक्ट करता था, मतलब अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली काम करता था। लेकिन अब ये जो मॉडर्नाइजेशन है, अब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जब इंसान सोचने लगा तो इंसान एक्चुअल विल के अकॉर्डिंगली काम करने लगा। मतलब ये जो एक्चुअल बिल है, ये कौन सी बिल है, जो समाज ने आपके ऊपर इंपोज की है। मैं आपको सिंपल समझाता हूं, मतलब सिंपल शब्दों में समझाता हूं रियल बिल और एक्चुअल बिल क्या होगी। फॉर एग्जांपल, मैं जो है वो मुझे गाना गाना बड़ा अच्छा लगता है, तो ये मेरी एक रियल बिल है, मतलब मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। और मेरे को समाज ने ये कहा कि तुझे आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, तो अभी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, अभी मैं गाना बजाना नहीं करता हूं। तो ये जो यूपीएससी की तैयारी है, ये जो मैं आईएएस बनने की तैयारी कर रहा हूं, ये मेरे ऊपर जो विल है ये समाज ने इंपोज की है। मेरी रियल विल क्या थी, गाना गाना। मैं म्यूजिक में जाना चाहता था, लेकिन मुझे कहा गया, समाज ने कहा कि आईएएस बनना चाहिए, बहुत अच्छी नौकरी होती है, घर वालों का नाम रोशन होगा, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा हुआ होता है इंसान का, मतलब पूरी सोसाइटी के अंदर। तो इसलिए मेरे ऊपर एक समाज ने विल इंपोज कर दी, वो एक एक्चुअल विल है। उसने कहा ये जो रियल विल है ना, इसमें इंसान दूसरों के बारे में भी सोचता है। ये इसके ऊपर ये जो रियल विल है, ये इंसान की ओरिजिनल विल है, दूसरों के बारे में सोचता है। इंसान यहाँ पे सेल्फिश नहीं होता है। लेकिन ये जो एक्चुअल विल है, ये जो समाज के द्वारा तुम्हारे ऊपर विल इंपोज की गई है, इसमें इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो उसने कहा कि ये जो स्टेट ऑफ नेचर था, वहां पे इंसान रियल विल के अकॉर्डिंगली काम कर रहा था, इसलिए वहां पे हैप्पीनेस थी। अब आज के टाइम पे, मॉडर्नाइजेशन के टाइम पे, इंसान एक्चुअल विल के अकॉर्डिंगली काम करता है। मतलब जो सोसाइटी ने तुम्हारे ऊपर विल इंपोज कर दी है, तुम अपने बारे में सोच रहे हो सिर्फ, तो इंसान जो है वो क्या कर रहा है, मतलब एक्चुअल विल के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। उसने कहा कि इंसान दोबारा से फ्री हो सकता है अगर अपनी वो रियल विल के अकॉर्डिंगली काम करे। तो उसने कहा कि अब क्या होगा, लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, मतलब जितने भी लोग हैं सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, एंड डिसाइडेड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर रियल विल। और उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि वो अपने अब रियल विल के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। सो बेसिकली सारा का सारा रोल यहाँ पे विल का ही है। उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट किस लिए हो रहा है, दोबारा से हैप्पीनेस लाई जाए, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर चेंजेस लाई जाए। तो उसने कहा कि इंसान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करेगा, क्योंकि अभी हैप्पीनेस नहीं है, इंसान एक्चुअल बिल के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। तो सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे और रियल बिल के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, मतलब कि ये डिसाइड करेंगे कि अब के आगे, अब से हम जो है वो अपनी रियल बिल के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। इसलिए वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की भी सपोर्ट करता है। वो कहता है कि रियल विल के अकॉर्डिंगली कैसे काम करेंगे, वो कहता है कि सारे लोग जो है ना वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वो लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे,
और जो उनकी जिस तरीके से वो लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो उनकी रियल विल के बेसिस के ऊपर होगा। तो बेसिकली वो कह रहा है कि सारे लोग जो है डिसीजंस लेंगे, सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे लॉज को बनाने में, सारे लोग मिलके जो है वो एक देश को चलाएंगे और अपनी रियल विल के अकॉर्डिंगली चलाएंगे, ना कि एक्चुअल विल के अकॉर्डिंगली। तो बेसिकली वो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि सारे लोग जो है अपनी रियल विल के अकॉर्डिंगली एक देश को चलाएंगे, लॉज बनाएंगे, सारे लोग मिलके बैठेंगे, लॉज बनाएंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर और अपनी रियल विल के बेसिस के ऊपर करेंगे। इसलिए वो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो जिनेवा से आता था इसलिए भी वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के अंदर आपने देखा होगा वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी ही चलती है। तो इस तरीके से ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है रूसो की। मैं दोबारा से आपको क्रक्स दे देता हूं इसका। उसने कहा इंसान बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही मॉडर्नाइजेशन डेवलप हुई, जैसे ही इंसान सोचने लगा तो इंसान बुरा हो गया, क्योंकि वो एक्चुअल विल के अकॉर्डिंगली काम करने लगा। उसके पास फ्रीडम अब नहीं बची, उसके पास सिर्फ फ्रीडम की एक इल्यूजन है। इंसान जो समाज के द्वारा उसके ऊपर विल इंपोज की जाती है उसके अकॉर्डिंगली काम करने लगता है। इंसान दोबारा से खुश हो सकता है, इंसान के पास दोबारा से हैप्पीनेस आ सकती है। कैसे आ सकती है? या तो दोबारा वो उसी टाइम पे चला जाए, वापस मॉडर्नाइजेशन के पहले चला जाए, या फिर वो ये जो आज का समय चल रहा है इसके अंदर चेंजेस लाए। उसने कहा वापस पीछे जाना, बैक टू नेचर जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आज के सिस्टम के अंदर चेंजेस लानी होंगी। उसने कहा आज के सिस्टम के अंदर चेंजेस कैसे लाई जाएंगी? सारे लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे और कहेंगे कि आज के आगे हम रियल विल के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। और उसने कहा कि सारे लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, लॉज बनाएंगे। इसलिए वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का समर्थन करता है। वो कहता है सारे लोग जो है मिलके लॉज बनाएंगे और अपनी रियल विल के बेसिस के ऊपर लॉज बनाएंगे। तो इस तरीके से वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सपोर्ट करता है। ये उसका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है। उसके बाद हम रूसो का जनरल बिल का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। रूसो का जो जनरल बिल का कंसेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो जनरल बिल का कंसेप्ट देता है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो जनरल बिल का कंसेप्ट है ये हिपोथेटिकल है, मतलब कि रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ एक हिपोथेटिकल सिचुएशन है, राइट। तो जनरल विल के अंदर क्या होता है? सबसे पहले आपको समझना होगा कि विल क्या होती है। तो विल जो है वो दो तरह की होती है। तो विल जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है रियल विल, एक होती है एक्चुअल विल। रियल विल जो होती है वो आपकी ओरिजिनल विल होती है, आपके अंदर की विल होती है, आपकी ओरिजिनल जो कॉन्शियसनेस है उसकी विल होती है। ये जो रियल विल होती है ये पॉजिटिव विल होती है। इसमें आप समाज के बारे में सोचते हो, इसमें आप सभी के बारे में सोचते हो, इसमें आप सोसाइटी के बारे में सोचते हो। ये नोबल होती है, ये हायर होती है, ये तर्क के बेसिस के ऊपर बेस्ड होती है, मतलब कि ये रीजन के ऊपर बेस्ड होती है, ये कलेक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होती है। यहाँ पे सभी के भले के बारे में सोचा जाता है। ये इंसान की असली विल होती है और ये स्टेट ऑफ नेचर में हुआ करती थी। मतलब जब स्टेट नहीं बनी थी और जब मॉडर्नाइजेशन नहीं आई थी तब इंसान जो है वो रियल विल के अकॉर्डिंगली काम किया करता था। एक्चुअल विल क्या होती है? एक्चुअल विल होती है वो विल जो आपके ऊपर समाज के द्वारा इंपोज की गई हो, द विल दैट इज इम्पोज्ड ऑन यू बाय सोसाइटी। तो जैसे ही मॉडर्नाइजेशन आई, जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई, जैसे ही इंसान सोचने लगा, तो उसके बाद क्या हुआ? एक एक्चुअल बिल प्रिवेल करने लगी, मतलब एक ऐसी बिल एग्जिस्टेंस में आई जो आपके ऊपर समाज के द्वारा थोपी गई है। मतलब अब जो है तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो। ये जो एक्चुअल बिल होती है नेगेटिव बिल होती है, इसमें तुम समाज के बारे में नहीं सोचते हो, इसमें तुम सभी के भले के बारे में नहीं सोचते हो। यहाँ पे तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम सेल्फिश हो जाते हो। तुम्हारे ऊपर ये समाज के द्वारा जो है वो बिल जो है वो इम्पोज की गई है और ये एक नेगेटिव बिल है। ये मॉडर्निटी के टाइम को रेफर करती है, मतलब आज के दौर में जो है वो एक्चुअल बिल जो है वो प्रिवेल कर रही है। मतलब कि आज की बिल जो है वो इंसान की रियल बिल नहीं है, ओरिजिनल बिल नहीं है, बल्कि समाज के द्वारा उसके ऊपर इम्पोज की हुई विल है। अब जनरल बिल का क्या मतलब है? जनरल बिल होती है सम ऑफ रियल बिल। जितनी भी रियल बिल है इसका सम जो है वो जनरल बिल होगी। तो सारे लोगों की रियल बिल को मिला के जनरल बिल बनती है, उसी को हम जनरल बिल कहते हैं। ये जो जनरल बिल है ये एक गुड विल होती है। सो पीपल केम टुगेदर, एंटर्ड इनटू डेलिब्रेशन एंड डिसाइडेड दैट दे विल एक्ट विद देयर रियल विल। ये जनरल बिल कैसे एग्जिस्टेंस में आई? जनरल बिल जो है वो कैसे जनरेट की गई? तो सारे लोग इकट्ठे हुए, बातचीत करने लगे, कहने लगे यार पहले का समय कितना अच्छा हुआ करता था, जब सो कॉल्ड मॉडर्निटी नहीं थी, जब सो कॉल्ड सिविलाइजेशन नहीं थी, जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो कितना अच्छा समय हुआ करता था। फिर सभी लोगों ने सोचा यार उस वक्त ना इंसान अपनी रियल विल के अकॉर्डिंगली जो है वो एक्ट करता था, इसलिए वो समय वो टाइम जो था वो अच्छा हुआ करता था। तो सारे लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम उस टाइम को दोबारा वापस लाएं,
तो उन्होंने कहा कि सारे लोग अब से आगे क्या करेंगे, अपनी रियल विल के अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो एक्चुअल विल है यही कारण है सारी की सारी समस्या का। उन्होंने कहा सारे लोग अब एक्चुअल विल के अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। सो जनरल विल इज विल ऑफ स्टेट। तो उन्होंने जैसे कहा कि सारे लोग अपनी एक्चुअल विल के अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे, उन्होंने कहा कि सारे अब अपनी रियल विल के अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो जनरल विल एग्जिस्टेंस में आई। मतलब सारे लोग जब रियल विल के अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे और सारे लोगों की रियल विल को मिला के बनेगी जनरल विल। जनरल विल जो है वो विल ऑफ स्टेट होगी। मतलब कि ये जो जनरल विल होगी ना, ये विल ऑफ स्टेट होगी। मतलब स्टेट जो है ना, स्टेट रिप्रेजेंट करेगी जनरल विल को, क्योंकि सारे लोगों की रियल विल को मिला के जनरल विल बन रही है। तो मान लो कि सारे लोगों की रियल विल ये कहती है कि ट्रैफिक रूल्स होने चाहिए, तो अब इसको स्टेट रिप्रेजेंट करेगी ना। मतलब ये जो जनरल विल है, सारे लोगों की रियल विल ये कह रही है, सारे लोग इस चीज़ के ऊपर अग्री कर रहे हैं कि ट्रैफिक के रिलेटेड रूल्स होने चाहिए और कोई भी 100 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएगा। सारे लोगों का ये फैसला है और सारे लोगों ने रियल विल के अकॉर्डिंगली फैसला दिया है। तो सारे लोगों ने जब रियल विल के अकॉर्डिंगली फैसला दिया तो वो जनरल विल होगी। अब इस जनरल विल को रिप्रेजेंट कौन करेगा, इसको इंपोज कौन करेगा, तो वो स्टेट करेगी। तो जनरल विल जो है वो विल ऑफ स्टेट होगी। एट्रीब्यूट्स क्या होंगे जनरल बिल के, जो जनरल बिल होगी वो सुप्रीम होगी, सबसे ऊपर होगी और उसको कोई भी डिसओबे नहीं कर सकता है, राइट। उसके बाद वो हमेशा करेक्ट होगी, ऑलवेज करेक्ट। ये जो बिल होगी ये कम्युनिटी की बिल है, ये रीजन की बिल है, ये एक्सपीरियंस की बिल है। और यहां पे रूसो जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बिलीव करता है जनरल बिल के अकॉर्डिंगली। मतलब जनरल बिल के अकॉर्डिंगली, मतलब जनरल बिल जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू रिप्रेजेंट की जाएगी। मतलब सारे लोग बैठ के फैसले लेंगे, लॉज बनाएंगे, सारे लोग बैठ के फैसले लेंगे, लॉज बनाएंगे और अपनी रियल विल के अकॉर्डिंगली लॉज बनाएंगे। और जब सारे लोग रियल विल के अकॉर्डिंगली लॉज बनाएंगे तो वो जनरल विल हो जाएगी, राइट। तो यहां पे वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर भी बिलीव करता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करता है। अब रूसो जो है ना यहां पे टोटलिटेरियन हो जाता है। टोटलिटेरियन कैसे हो जाता है मैं आपको बताता हूं। रूसो ने कहा कि जो जनरल विल होगी वो सबसे ऊपर होगी, उसको कोई डिसओबे नहीं कर सकता है। उसने कहा कि ये जनरल विल होगी वो हमेशा सही होगी, वो ऑलवेज करेक्ट है। लेकिन जनरल विल को रिप्रेजेंट कौन करेगा, स्टेट करेगी। तो स्टेट जनरल विल के नाम पे एब्सोल्यूट पावर होल्ड करती है, नहीं करती है। मतलब कि ऑन द नेम ऑफ जनरल विल ही हैज गिवन एब्सोल्यूट पावर टू स्टेट। समझना इस बात को। यहां पे उसने कहा कि जो जनरल विल होगी वो सबसे ऊपर होगी, क्योंकि वो सम ऑफ रियल विल है। जनरल विल सबसे ऊपर होगी, जनरल विल को कोई डिसओबे नहीं कर सकता है, जनरल विल हमेशा सही होगी और जनरल विल को इंपोज कौन करेगा, वो करेगी स्टेट। जनरल विल जो है वो विल ऑफ स्टेट है, तो स्टेट जनरल विल को इंपोज करेगी। अब क्या स्टेट के पास यहां पे अनलिमिटेड पावर्स नहीं आ गई, मतलब जनरल विल के नाम पे उसने अनलिमिटेड पावर्स नहीं दे दी स्टेट को, कि स्टेट की उस जनरल विल को कोई डिसओबे कर ही नहीं सकता है। सो बेसिकली रूसो यहां पे टोटलिटेरियन हो जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा था रूसो इज अ थिंकर ऑफ पैराडॉक्सिस। तो रूसोज जनरल विल इज लिवियाथन विद इट्स हेड चॉप्ड ऑफ। ये काफी पॉपुलर स्टेटमेंट है कि रूसो की जनरल विल जो है ना वो लिवियाथन की तरह ही है। जैसे थॉमस हॉब्स की लिवियाथन के बारे में आपने सुना होगा, लिवियाथन के अंदर वो स्टेट को अनलिमिटेड पावर्स देता है। वो कहता है कि स्टेट के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, राइट। तो लिवियाथन को वो मॉन्स्टर के साथ कंपेयर करता है, बोलता है कि स्टेट मॉन्स्टर इतनी पावरफुल है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रूसो की जनरल विल भी ना लिवियाथन की तरह ही है, बस उसका सर कटा हुआ है थोड़ा सा। तो यहां पे इस तरीके से वो जनरल विल को डिफाइन करता है। ये जनरल विल का कंसेप्ट था रूसो का। उसके बाद आइए अब डिस्कस करते हैं रूसो ऑन इनइक्वालिटी। मतलब रूसो का इनइक्वालिटी के बारे में क्या कहना था, इनइक्वालिटी के ऊपर क्या आइडियाज हैं रूसो के। तो रूसो एक किताब लिखते हैं डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी। उसके अंदर जो इनइक्वालिटी का नोशन है उसको वो चैलेंज करते हैं। मतलब कि इनइक्वालिटी को वो यहाँ पे अपोज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। रूसो पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने समाज के अंदर इक्वालिटी को प्रमोट किया, इक्वालिटी को एडवोकेट किया। मतलब इनइक्वालिटी के वो खिलाफ थे, असमानताओं के खिलाफ थे, बल्कि वो इक्वालिटी चाहते थे समाज के अंदर। तो वो पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने समाज के अंदर इक्वालिटी को क्या किया, एडवोकेट किया। उनके अकॉर्डिंगली इनइक्वालिटी दो तरह की होती है। उन्होंने कहा एक होती है नेचुरल इनइक्वालिटी, एक होती है कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। ये जो नेचुरल इनइक्वालिटी होती है ये नेचर की तरफ से ही इनइक्वालिटी है। फॉर एग्जांपल नेचर ने किसी को काला बनाया
बनाया है, किसी को गोरा बनाया है, किसी को ब्राउन बनाया है। नेचर ने किसी को मेल बनाया है, किसी को फीमेल बनाया है। नेचर ने किसी को लंबा बनाया है, किसी को छोटा बनाया है, किसी को मोटा बनाया है, किसी को पतला बनाया है, किसी का नाक अच्छा है, किसी का नाक लंबा है। तो ये नेचर की इनइक्वालिटी है ना, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता है, ये अनअल्टरेबल है, ये अनचेंजेबल है, क्योंकि नेचर ने ही किसी को मर्द बनाया, किसी को औरत बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को हाइट में लंबा बनाया, किसी को छोटा बनाया, किसी को मोटा बनाया, किसी को पतला बनाया। तो वो नेचुरल इनइक्वालिटी को अपोज नहीं करते थे, वो कहते हैं ये नेचर की तरफ से है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको ना ही हम चेंज कर सकते हैं, इसको ना ही हम अल्टर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी होती है कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। ये जो कन्वेंशनल इनइक्वालिटी होती है, ये सोशल कंस्ट्रक्टेड होती है, ये समाज के द्वारा बनाई जाती है, ये नेचर की तरफ से नहीं होती है। मतलब समाज की तरफ से जो इनइक्वालिटीज क्रिएट की जाती है, फॉर एग्जाम्पल सोशल इनकम या फिर सोशल या इनकम इनइक्वालिटीज़ हो गई, मतलब कि दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, दलित को कम अहमियत दी जा रही है, ब्राह्मण को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है, उसको ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, दलित जो है वो इन्फीरियर है और ब्राह्मण जो है वो सुपीरियर है। उसी के साथ साथ किसी के पास 200 करोड़ रुपया है, किसी के पास 200 रुपया भी नहीं है खाना खाने को, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। तो ये क्या है, ये है कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज़। और इन कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज़ को जो इनइक्वालिटीज़ को टैकल किया जा सकता है, इन कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। वो रूसो कहता है कि नेचुरल इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना हमारे हाथ में है। और वो चाहता है कि कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज़ ख़त्म होनी चाहिए, मतलब कि आपके साथ जो है आपके रंग के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपके कलर के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपके रीजन के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपकी जाति के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपकी हाइट के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, आप मोटे हो या पतले इसके आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपकी फिजिकल अपीयरेंस के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, आप मर्द हो या औरत इसके आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो यहाँ पे कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज को अपोज करता है, और वो पहला ऐसा थिंकर है जो कि इक्वालिटी को एडवोकेट कर रहा है समाज के अंदर। उसके बाद रूसो के क्या व्यूज थे प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जैसे अगर मैं जॉन लॉक की बात करूं, जॉन लॉक ने कहा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो एक नेचुरल राइट है, लेकिन रूसो इस चीज से अग्री नहीं करता है। रूसो कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो नेचुरल राइट नहीं है। वो कहता है प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट्स एंड द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशंस, इट इज एन इवल एंड हैज करप्टिंग इफेक्ट्स। वो कहता है कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये साइंटिफिक डेवलपमेंट्स जिस तरीके से हुई और जिस तरीके से सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ उसका रिजल्ट है। ये एक पाप है, ये एक इवल है और इसके कई सारे करप्टिंग इफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज कर रहा है। उसके बाद लिबर्टी के ऊपर उसने एक स्टेटमेंट दी है, आई प्रेफर लिबर्टी विद डेंजर देन पीस विद स्लेवरी। उसका ये कहना है कि अगर डेंजर के साथ आपके पास लिबर्टी भी है तो वो सही है, लेकिन आप अगर गुलामी में आपको सुकून मिल रहा है वो सही नहीं है। सो बेसिकली वो चाहता है कि हर किसी के पास लिबर्टी होनी चाहिए। वो लिबर्टी को यहाँ पे क्या कर रहा है, एडवोकेट कर रहा है। वो कह रहा है कि जो लिबर्टी है वो डेंजर के साथ भी चलेगी, मतलब डेंजर अगर है समाज के अंदर लेकिन फिर भी अगर लिबर्टी है तो वो चलेगा। लेकिन अगर तुम गुलाम हो और तुम्हारे पास सुकून है, तुम सुकून से बैठे हो, तो वो नहीं चलेगा। वो कहता है कि आई प्रेफर लिबर्टी विद डेंजर देन पीस विद स्लेवरी। वो कहता है मैन शुड बी फोर्स्ड टू फ्री। इंसान जो है उसको फोर्स करना चाहिए कि वो फ्री हो जाए, मतलब इंसान को फ्री करना है, इंसान फ्री होना चाहिए। सो बेसिकली वो यहाँ पे चाहता है कि हर किसी के पास लिबर्टी हो और वो हर किसी को फ्री करना चाहता है। मैन शुड बी फोर्स्ड टू फ्री, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आई प्रेफर लिबर्टी विद डेंजर देन पीस विद स्लेवरी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं दोनों स्टेटमेंट से सीवीटी पीजी के अंदर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद डेमोक्रेसी के ऊपर उसने, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सपोर्ट किया, राइट, क्योंकि वो जिनेवा से आता था, वो स्विट्जरलैंड से आता था, तो वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती थी, इसलिए उसने भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। उसने कहा इंग्लिश मैन आर फ्री ओनली वंस इन 5 ईयर्स। उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश मैन है ना, पर्टिकुलरली वो ब्रिटेन के लोगों के बारे में कह रहा है, वो कह रहा है कि वो सिर्फ 5 साल में एक बार फ्री होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को यहां पे अपोज कर रहा है। किसको अपोज कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, क्योंकि उसने कहा कि जो अंग्रेज हैं या फिर जो इंग्लिश मैन हैं, जो ब्रिटेन के लोग हैं, वो सिर्फ 5 साल में एक बार फ्री होते हैं। 5 साल में एक बार फ्री क्यों होते हैं, क्योंकि 5 साल के बाद वो वोट करते हैं। तो जब वो वोट करने के टाइम पे फ्री होते हैं और जैसे ही वो अपने नेताओं को चुन लेते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लेते हैं, उसके बाद वो गुलाम हो जाते हैं।
राइट। फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। सो बेसिकली वो कहने की कोशिश कर रहा है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी बढ़िया है और वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपोज कर रहा है। वो कह रहा है कि इंग्लिशमैन जो होते हैं वो 5 साल में एक बार फ्री होते हैं। मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, 5 साल के बाद इलेक्शन होती है, तो जब इलेक्शन होती है तब लोगों के पास लोग फ्री होते हैं, वो अपना वोट कास्ट करते हैं, जैसे ही वो अपने नेता चुन लेते हैं उसके बाद वो गुलाम हो जाते हैं। उसके बाद कुछ और किताबें हैं रूसो की जो आपको याद रखनी है, जैसे कि द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, ये 1772 में लिखी गई है। एसेज ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस 1781, डिस्कोर्सेज ऑन साइंस एंड आर्ट्स 1750, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन 1754, इन द कंपोजिशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट आर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट 1762, द न्यू हिलोइस 1761 एंड डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755। ये जो डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी है 1755 की, इसके अंदर रूसो कहते हैं कि अनलिमिटेड एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी प्रोहिबिटेड बाय स्टेट। तो वो कहते हैं कि जो अनलिमिटेड एक्विजिशन है प्रॉपर्टी का स्टेट के द्वारा प्रोहिबिट करना चाहिए, मतलब कि जो लोग अनलिमिटेड प्रॉपर्टी को इकट्ठा कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए। अनलिमिटेड प्रॉपर्टी जो है वो किसी के पास नहीं जानी चाहिए, मतलब लोगों के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए जो काफ़ी अमीर हो चुके हैं, जिन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर चुकी है। तो यहाँ पे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो दोबारा से मैं उसकी किताबों को यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड 1772, एसेज ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस 1781, डिस्कोर्सेज ऑन साइंस एंड आर्ट्स 1750, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन 1754, इन द कंपोजिशन ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट 1762, द न्यू हिलोइस 1761 एंड डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755। उसी के साथ साथ हम इस लेक्चर को यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं और हम कंप्लीट करेंगे रूसो के एक कोट से। रूसो ने कहा, पीपल हु नो लिटल आर यूजुअली ग्रेट टॉकर्स व्हाइल मैन हु नो मच से लिटल। रूसो कहते हैं कि वो लोग जो बहुत जानते हैं वो कम बोलते हैं और जो बहुत कम जानते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो रूसो का ये कहना है कि जो इंसान काफ़ी नॉलेजेबल होता है, जो बहुत जानता है, वो हमेशा क्वाइट रहता है, चुप रहता है, कम बोलता है, और जिसको बहुत कम पता होता है वो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रूसो को कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में जीएस मिल को लेके। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।